नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स देखते हैं वह आज यानी टुडे करंट अफेयर्स के अंतर्गत है और इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो यह आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2024, यूपीपीएससी आरओ पीटी एग्जाम 2023, इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में एसपीएससी, यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें सबसे पहला जो है वो देखते हैं $5 ट्रिलियन हुआ बीएसई का बाजार पूंजीकरण। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसमें सूचीबद्ध कंपनियां जो है 30 हैं। यानी बीएसई जो ये है, बीएसई जो है एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें सूचीबद्ध 30 कंपनियां और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है यानी एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें सूचीबद्ध 50 कंपनियां, इसमें 50 हैं और इसमें 30 हैं और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, $5 ट्रिलियन हुआ बीएसई का बाजार पूंजीकरण। इसमें देखते हैं कारोबार के दौरान पूंजीकरण ने 416.63 लाख करोड़ रुपए के स्तर को छुआ। तो यहाँ पर देख लेते हैं तुलनात्मक अध्ययन के रूप में जो है यह जानकारी दी गई है, इसको इंपॉर्टेंट जानकारी को इसमें कवर करते हैं। तो $633 अरब की बढ़ोतरी हुई इस साल कंपनियों की मार्केट कैप में। 13 करोड़ से अधिक लोगों के पास से डीमैट अकाउंट, और यहाँ पर दिखाया गया 28 मई 2007 को $1 ट्रिलियन की यह कैप को छुआ था, यानी $1 ट्रिलियन की बीएसई हुई थी। 10 जुलाई 2017 को $2 ट्रिलियन हुई थी और इसके बाद 24 मई 2021 को $3 ट्रिलियन और इसके बाद 29 मई 2023 को $4 ट्रिलियन और अभी हाल में यानी 21 मई 2024, जैसा कि आप देखें तो आज 23 है तो 2 दिन पूर्व ही यानी 21 मई 2024 को $5 ट्रिलियन को इसने छुआ। यह बीएसई का है एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो पूंजीकरण जो हुआ वो $5 ट्रिलियन का हुआ। भारत से ज्यादा पूंजीकरण वाले देश में देखें तो इसमें सबसे ज्यादा अमेरिका का है, 55.65 ट्रिलियन है। दूसरे स्थान पर चीन है 9.4 ट्रिलियन। इसके तीसरे स्थान पर जापान है 6.42 ट्रिलियन। इसके बाद देखें तो चौथे स्थान पर है वो आपका हांगकांग है 5.74 ट्रिलियन। अब देखते हैं $5 ट्रिलियन वाले क्लब में भारत अभी देखें तो अभी दुनिया में सिर्फ 4 देश, यानी अभी दुनिया में सिर्फ 4 देश अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग के स्टॉक मार्केट का $5 लाख करोड़ से अधिक है। अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो गई। इस हिसाब से देखें तो भारत जो है 5वां देश बना है। 4 तो ऊपर के हमने देख लिया, 5वां जो भारत है इसका जो है $5 ट्रिलियन जो पूंजीकरण बाजार हुआ है, तो भारत इस तरह से 5वां देश बना है। तो जानकारी इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और सारी जानकारी जो इसको हमने बाहर निकाल कर देख लिया, जो महत्वपूर्ण है उसको कवर करते हैं। इसके बाद देखते हैं अब 6 महीने के औसत के आधार पर तय होगा कंपनियों का पूंजीकरण। इसमें देखें तो मार्केट रेगुलेटर सेबी, जो मार्केट की रेगुलेटर सेबी जो है, यानी सेबी को देखें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है, यानी जो इसमें देखें तो सेबी जो मार्केट रेगुलेटर काम करती है, सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप की गणना के तरीके में बदलाव किया है। एक दिन यानी वर्तमान में 31 मार्च के बाजार पूंजीकरण का उपयोग करने की बजाय सूचीबद्ध कंपनियां अब 6 महीने की अवधि के लिए औसत बाजार पूंजीकरण का उपयोग करेंगे। यह संशोधन 31 दिसंबर 2024 से लागू हो गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस साल की समाप्ति तक यानी संशोधन 31 दिसंबर 2024 से लागू होगा। सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य एसके मोहंती की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं। बदलाव की किस समिति में किया गया तो यह इंपॉर्टेंट है। सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य जो थे एसके मोहंती के सिफारिश पर थी। इस समिति का गठन कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। अनुपालन की रैंकिंग 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक औसत बाजार पूंजीकरण पर आधारित होगी, जिसमें 31 दिसंबर तक आप तारीख होगी। ओएसएफ के आकार में बदलाव केवल एक मानदंड पर आधारित होगा। इसमें देखें तो आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी कंपनियों के लिए सेबी ने नियमों में ढील दिए। मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के आकार में कोई बदलाव केवल एक मानदंड पर आधारित होगा। तो इस सब जानकारी इसमें दी गई है। तो पीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें और मेंस के लिए भी इसको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को निकाला जा सकता है। तो अगला करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो ये ऐतिहासिक जो है घटना या ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। इसमें परियोजना के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या है, विश्व के सबसे पुराने पुरातात्विक स्थल में शैलाश्रम की उम्र जानने की वकायत। इसमें देखिए तो भीमबेटका में एएसआई करा रहा है
एब्सोल्यूट डेटिंग करा रहा कौन? ASI। इसको देखते हैं तो यह है, यानी ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भोपाल, भीमबेटका के शैल आश्रम का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI यही जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI अब एब्सोल्यूट डेटिंग यानी निरपेक्ष डेटिंग करा रहा है। इसी साल जनवरी में शुरू हुई परियोजना को सितंबर तक पूरा करना है। परियोजना भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों दृष्टिकोण से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की उम्र तय करने की पहल है। यानी ये जो है भीमबेटका जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो देखें ASI भोपाल सर्किल के अधीक्षण पुरातात्विक मनोज कुमार कुर्मी ने बताया कि रायसेन जिले में स्थित, इंपॉर्टेंट है कि यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका शैलाश्रय विश्व का सबसे पुराना पुरातात्विक स्थल लगभग 40 लाख वर्ष पहले प्राग ऐतिहासिक मानव ने इस आश्रय स्थल की खोज की और उन्हें अपना घर बनाया। यानी प्राग ऐतिहासिक काल से महत्वपूर्ण लगभग 40 लाख वर्ष पहले की बात है। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातात्विक विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा खोजे जाने तक ये शैलाश्रय घने जंगलों में खोए हुए थे। इसकी कोशिश ने किया है तो वह है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में दर्जा दिया था। उन्होंने कहा कि इन स्थलों की डेटिंग पहले भी की गई थी, लेकिन अंतर यह कि यहाँ पहले रिलेटिव डेटिंग सापेक्ष डेटिंग की गई थी, अब एब्सोल्यूट डेटिंग कर रहे हैं। इससे पता चला कि अब वस्तुओं की तुलना में शैलाश्रय कितने पुराने हैं। अनुमान है कि भीमबेटका शैलाश्रयों का निर्माण करीब 54 करोड़ साल पहले हुआ था, तब मानव की धरती को उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, यानी बहुत ज्यादा पुराना हुआ। यह चित्र में दिखाया गया है भीमबेटका का जो यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कई चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया, इसमें यह बताया गया है। अगला देखते हैं जो करंट अफेयर्स है वो इस तरह का यानी वो लाइनर टाइप है, इसको देखते हैं। तो फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर यानी उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में जो है फेडरेशन कप 2024 किया गया था, जिसमें भारत के महत्वपूर्ण एथलीट जो भाला फेंक है नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। इसका आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो वह है AIETMC वेंचर्स लिमिटेड को, यानी AIETMC वेंचर लिमिटेड को जो है कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं तो फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? तो भारत का जो समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका में किया गया। कौन? फोन पे ने हाल ही में किया है UPI सेवा की शुरुआत श्रीलंका में। अगला देखते हैं तो यह भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह जो भारत के मशहूर फुटबॉलर है सुनील छेत्री जी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके बाद देखते हैं कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में। कान जो है ये फ्रांस में स्थित है। तो कान फिल्म महोत्सव कान का जब भी बात की जाएगी तो कान या फ्रांस में स्थित एक शहर है। तो यहाँ पर कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया? फ्रांस में। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर से बनता है, यानी इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख लेते हैं। तो 20 मई को देखते हैं 20 मई को क्या मनाया जाता है? तो हर साल 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 20 मई 2001 को मनाया गया था। साल 2001 में 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ में मनाई गई थी। भारत ने 1951 शरणार्थी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन ध्यान देना है कि UNHCR में भारत साल 1981 से सक्रिय है। 21 मई को देखते हैं तो हर साल 21 मई को देश भर में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी दिवस या नेशनल एंटी टेररिज्म मनाया जाता है। इसी दिन साल 1991 में आत्मघाती बम धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। यह दिवस वैश्विक खतरे से निपटने और एकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था और 1984 से 1989 तक वे इस पद पर रहे थे। इसके बाद देखते हैं संजीव पुरी जी के बारे में। तो यह है ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक यानी MD संजीव पुरी ने 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। पुरी ने TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के चेयरमैन R दिनेश से CII कमान संभाली है। CII एक गैर सरकारी व्यापार संघ, इसकी स्थापना 1885 बहुत पहले यानी 1885 में ही कर दी गई थी। ईरान के बारे में देखते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि ईरानी सरकार ने 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी उसके विदेश मंत्री हुसैन अमीर
अब्दुल्ला हियन और 7 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि की राष्ट्रपति रायसी अजरबैजान के साथ ईरान की सीमा पर एक बांध उद्घाटन समारोह में भाग लेने के बाद वापस लौट रहे थे। भारत सरकार ने रईसी की मौत पर शोक व्यक्त किया और 21 मई 2024 को एक दिन के लिए शोक घोषणा की। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है। पूछा जा सकता है कि कहाँ के राष्ट्रपति जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना मारे गए, तो ईरान के, उनका नाम क्या है, इब्राहिम रईसी है। और इनके साथ जो वहाँ के विदेश मंत्री और 7 अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। और इस कारण कहाँ जा रहे थे, अजरबैजान के साथ ईरान की सीमा पर एक बांध उद्घाटन के भाग लेने से लौट रहे थे। 21 मई की बात है। अगला देखते हैं तो यूएनडीपी के बारे में देखते हैं। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी प्रबंधन के पशुपालन और डेयरी विभाग यानी DAHD ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार परियोजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी जो है, संयुक्त यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत के साथ एक यानी MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ यूनिट पर हस्ताक्षर किए, MOU पर हस्ताक्षर किए। अगला देखते हैं तो ईगा स्विटेक है। इसके बारे में देखें। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्विटेक ने बेलारूस की आरेना सबालेंका को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता। यह स्विटेक की करियर का 21वां खिताब था। वहीं पुरुषों का एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपने नाम किया। यानी टेनिस की बात की जा रही है कि ईगा स्विटेक ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्विटेक ने बेलारूस की आरेना को हराया, अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता टेनिस में। अगला देखते हैं तो संजीव पुरी के बारे में देख लेते हैं। संजीव पुरी के बारे में हमने देख लिया है। तो इसमें यही बताया गया है कि ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक संजीव पुरी 2024-25 के अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो ये सब जानकारी हम देख चुके हैं ऊपर। अगला देखते हैं तो यह है, यानी इसी का जो ऑनलाइन रूप में इसको देखा जा सकता है। ये पूछा गया है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूएनडीपी इंडिया के साथ किया है। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना मौत हो गई? ईरान के राष्ट्रपति थे। इसके बाद भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो संजीव पुरी हैं। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया? ईगा स्विटेक हैं, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड के हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। अगला देखते हैं तो यह है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यह है तो इसको देखें। AITMC वेंचर्स लिमिटेड, इसमें देखें तो AITMC वेंचर्स लिमिटेड यानी AVPL इंटरनेशनल को कृषि ड्रोन विराज के लिए DGCA का सर्टिफिकेशन हासिल किया है। कंपनी के CEO हिमांशु शर्मा ने बताया कि AVPL के विराज UAS कृषि ड्रोन को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। इसके बारे में जो है वो लाइनर रूप में हम देख चुके हैं और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहा। अगला देखते हैं तो यह बनता है इसमें सुनील छेत्री जी के बारे में देख लेते हैं। तो यह है, भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच उनका राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी मैच होगा। छेत्री ने अपने खेल की शुरुआत 2002 में मोहन बगान के साथ की थी। छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 2005 में हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया था। श्रीलंका के बारे में देखें तो डिजिटल पेमेंट सर्विस फोन पे ने हाल ही में श्रीलंका में UPI भुगतान शुरू करने के लिए लंका पे के साथ हाथ मिलाया है। लेनदेन की सुविधा UPI और लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क द्वारा की जाएगी। श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। भुवनेश्वर के बारे में देखें तो यह यानी उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में देखें तो जेवलिन स्टार और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंक स्वर्ण पदक परिणाम किया। नीरज चोपड़ा ने आखिरी बार 2021 में इसी इवेंट में हिस्सा लिया था। फ्रांस के बारे में देखें तो यह है, यानी 77वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। यहाँ भारतीय पवेलियन का भी उद्घाटन किया गया। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव में प्रत्येक वर्ष भारतीय पवेलियन का आयोजन सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका उद्घाटन सूचना प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने किया। अगला देखते हैं तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी इसको हमने देख लिया है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन भुवनेश्वर में। ये सारी जानकारी को इससे पूरे हम देख चुके हैं। अब देखते हैं एक और महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो इतिहास संबंधित है, यानी वायुसेना रचा इतिहास। इसमें देखें तो यह मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में हुआ सफल परीक्षण 200 लोगों का हो सकेगा। इसमें देखें
तो हवा से जमीन पर उतरा पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल भीष्म। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भीष्म क्या है पूछा सकता है कि क्या भीष्म है, तो विकल्प देकर पूछा सकता है। तो भीष्म क्या है, तो हवा से जमीन यानी हवा से जमीन पर उतरा पहला पोर्टेबल अस्पताल यानी भीष्म क्या है, पहला जो है पोर्टेबल यानी चलने फिरने वाला अस्पताल भीष्म है। अयोध्या में भी था भीष्म, इसको देखते हैं। तो अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भीष्म प्रोजेक्ट की यूनिट को लगाया गया था। इसके साथ डॉक्टरों की टीम को भी तैनात किया गया था। सितंबर 2023 में दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी इसका प्रदर्शन किया गया था। भीष्म में मास्टर क्यूब केज के 2 सेट होते हैं। प्रत्येक केज में 36 मिनी क्यूब होते हैं। यह क्यूब बहुत मजबूत होने के साथ हल्के भी होते हैं। इस अस्पताल को कई बार प्रयोग में लाया जा सकता है। इसकी पैकिंग ऐसी की जाती है कि भूमि पर गिरने के बाद खुलने में कोई दिक्कत न आए। यानी यहाँ पर दिखा सकता है चित्र में। इसमें देखें तो मलपुरा ड्रॉपिंग जोन पर आसमान से जमीन की तरफ पैराशूट से आता भीष्म पोर्टेबल अस्पताल। इसमें देखें तो 12 मिनट में तैयार होता क्यूब। आपदा व युद्ध में बच सके घायलों की जान। स्वास्थ्य रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से किया विकसित। इसको देख लेते हैं। तो भारतीय सेना ने मंगलवार को इतिहास रच दिया। दैवीय आपदा हो या फिर युद्ध का मैदान, अब किसी भी दशा में लोगों को त्वरित उपचार मुहैया करा जिंदगी बचाई जा सकेगी। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगरा उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है और पर्यटक स्थल भी है, तो इसलिए यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में संयुक्त टीम ने बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज यानी भीष्म का ध्यान देना है कि यह भीष्म जो है एक फुल फॉर्म के रूप में है, जिसमें इसका पूरा रूप जो है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज है। पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया। भीष्म प्रोजेक्ट को स्वास्थ्य रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने संयुक्त विकसित किया है। कौन कौन विकसित किया भी ध्यान देना। इसमें 3 है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। विमान से 1500 फीट से अधिक की दूरी से पोर्टेबल अस्पताल को 2 पैराशूट के समूह से जमीन पर उतारा गया। क्यूब नुमा अस्पताल महज 12 मिनट में बनकर तैयार होगा। यह वाटरप्रूफ और बेहद हल्का। इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। यह पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल इसे ड्रोन की मदद से कहीं भी ले जा सकते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भीष्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट का उद्देश्य आपदाग्रस्त अथवा युद्धग्रस्त क्षेत्र में गंभीर लोगों को जल्द इलाज उपलब्ध कराना है। मंगलवार को पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को पैक किया गया। एक सिरे में पैराशूट का समूह बांधा गया और दूसरे सिरे पर लोहे के प्लेटफॉर्म से पोर्टेबल अस्पताल को बांध दिया गया। मलपुरा ड्रॉपिंग जोन के आसमान में वायुसेना के विमान ने इसे नीचे फेंका। नीचे गिरने के बाद यह चेक किया जाना था कि अस्पताल कितनी देर में तैयार हो जाता है। इस अस्पताल को वायु, भूमि या फिर समुद्र में तैयार किया जा सकता है। गिरते ही क्यूब महज 12 मिनट में तैयार हो गया। हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी ADRDE की टीम ने पैराशूट विकसित किया। इसको कहीं पर भी उतारने में 2 पैराशूट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यह एक वेरी महत्वपूर्ण जो भीष्म राइज का हमने टोटल फार्म को देखा और कौन कौन विकसित किया इसको भी देखा और कहाँ पर यूपी स्पेशल के अंतर्गत महत्वपूर्ण रहा। तो यह आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।